जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, अभी जो हमारा ये सेशन होने वाला है ये मॉडर्न हिस्ट्री का होगा और लगातार आप लोगों को पता है कि नियमित रूप से सफलता सीरीज़ हम लोगों ने इस बैच को नाम दिया है, जिसके अंतर्गत एक वीडियोस आपके बीच डेली मॉडर्न हिस्ट्री का और एक वीडियो शाम को आपके बीच पॉलिटी का लाया जाता है। और जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने हैं, चाहे आपके यूके पीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सारी सीरीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और मैं बता दूं, आपका जो प्रश्न आपके पाँच पाँच प्रश्न पूछे जाने, पॉलिटी से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, वैसे हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम उन 5 प्रश्नों का जुगाड़ करने के लिए, उन्हें पेपर में सही करने के लिए हम नियमित रूप से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस सीरीज को चला रहे हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों ने उत्तराखंड और हिंदी का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है और बहुत कुछ आप लोगों ने उनमें पढ़ लिया है। सभी जो भी स्टूडेंट लगभग तैयारी में हैं, तो मैं सबको जानता हूँ, सबको अच्छे से पहचानता हूँ कि भाई आप लोगों का जो सेशन है हिंदी और उत्तराखंड आप लोगों ने काफ़ी पढ़ ली, लेकिन जीएस का सिलेबस जो होता है काफ़ी वास्ट होता है और आप इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हो। तो आप लोग बिल्कुल भी इससे बचने की कोशिश मत करें, इसे स्किप करने की कोशिश ना करें। जितना पॉसिबल हो सकता है आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। और साथ में आप लोग आजकल जीएस पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 वीडियोस आपके पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के आ रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग पूरा का पूरा ध्यान इन वीडियोस के ऊपर अपना केंद्रित करें, बल्कि आप लोग क्या करें, जो आपके उत्तराखंड और हिंदी वाला पोर्शन है, कम से कम 3-4 घंटे तो उन्हें आप डेली के देते रहिए और उनका रिवीजन अच्छे से करते रहिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो तैयारी का फेस होता है ना वो एन शेप में होता है। ठीक है, आप लोगों को शुरू में जब आप लोग तैयारी करने में आओगे तो ये एफर्ट्स का ग्राफ होता है। ठीक है, ये एफर्ट्स लगाते हो आप लोग, अब लगाते हो और अंत तक इतने अब देखिए एफर्ट्स, ये एफर्ट्स का ग्राफ है और ये आउटपुट का ग्राफ है, मतलब आपको रिजल्ट कितना मिल रहा होता है, ये ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान देना, पढ़ाई का क्या सिस्टम रहता है, शुरू में जब आप नए नए आते हैं, नए नवेल रहते हैं तैयारी के दौरान, तो आप लोगों को एफर्ट्स काफ़ी लगाने पड़ते हैं। अभी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आउटपुट आपको कम मिलेगा। धीरे धीरे जब ये ग्राफ बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर आप लोगों को एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं और आप लोगों को रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो शुरू में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आप लोग 14 घंटे पढ़ोगे, 15 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे तो वो कम ही है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा फेज़ आ जाएगा आपके, जिस तरीके से इस ग्राफ में मैं बताया है मैंने, कि आप लोग बिल्कुल 4-5 घंटे की, जब 4-5 घंटे भी अगर आप एक दिन में पढ़ोगे तो आप लोगों को उसका ढेर सारा आउटपुट मिलने लग जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों पे आप लोगों ने ध्यान देना है, किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से एक माइंड गेम के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ना है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए भाई, रही बहुत स्टूडेंट कह रहे थे सर रीजनिंग भी चलाइए आप, ठीक है, रीजनिंग की क्लास कराइए। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही रीजनिंग तो मैंने करवानी है यार, ठीक है, रीजनिंग मैंने करवानी है, क्योंकि मेरे खुद के ही एग्ज़ाम, जो यूके ट्रिपल एससी का, यूके पीएससी का जो प्री होगा, उस एग्ज़ाम में भी 50 नंबर का तो रीजनिंग आना है। तो ऑब्वियसली बात यार, मैं कराऊंगा ही रीजनिंग। ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं कराऊंगा, लेकिन अपने लिए तो मैं कराऊंगा ही, क्योंकि मेरे को भी क्या चाहिए होगा, बेस्ट रिविजन चाहिए होगा जल्दी से। ठीक है, तो मैं 50 जो होगा, ठीक है, 50 नंबर का रीजनिंग होगा वो मेरे इसमें। तो मैं आप लोगों को, आपके एग्ज़ाम में तो 10 नंबर का जो वीडियो वाला है उसमें 10 नंबर का रीजनिंग रहने वाला है। तो मैं रीजनिंग यहाँ पर जरूर कराऊंगा, लेकिन कब कराऊंगा, जब पॉलिटी, ठीक है, जब पॉलिटी और ये आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री मैं आप लोगों को बता दूं, जल्द से जल्द मैं सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द मैं इन्हें क्या करूं, कंप्लीट करने की कोशिश करूं। 2-4 क्लास जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो बीच में मैराथन भी रख लूँगा, 3-4 घंटे की क्लासेस रख लूँगा, लेकिन जैसे तैसे मैं जल्दी से जल्दी इन क्लासेस को क्या करूँगा, कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था अभी तक, जो हम
थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को कि क्या क्या हमने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा ये सेशन होने वाला है उसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक पढ़ क्या क्या लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें साथियों, तो हम लोगों ने यहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर डचों के बारे में पढ़ लिया है। तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए मैं आप लोगों से एक एक प्रश्न करूंगा। यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री, पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर लगाई थी? आपका आंसर होगा कोची। डचों की मसूलीपट्टनम, अंग्रेज़ों की मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अंग्रेज़ों के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? अंग्रेज़ों के बारे में हम लोगों ने इनका, पुर्तगालियों के साथ इनका समझौता किस तरीके से हुआ, डचों के साथ इनका समझौता क्या क्या हुआ, इन्होंने अपना व्यापार में विस्तार किस तरीके से किया। और दूसरी चीज़, कल की जो हमारी क्लास थी, ठीक है, उसमें हमने एक तो हमने प्लासी के युद्ध को पढ़ा, दूसरा हमने बक्सर के युद्ध को पढ़ा, बक्सर का युद्ध, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है उसके अलावा हम इनसे पहले नवाबों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अभी तक क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो हमने पढ़ना है, ठीक है, जो आज हमारी बात होगी वो किसके ऊपर होगी? वो होनी है आपका इलाहाबाद की संधि के ऊपर। आपको पता है कि इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी भाई, ठीक है, 2 संधियाँ हुई थी इलाहाबाद की। एक होती है 12 अगस्त 1765 को और दूसरी होती है आपकी कब? 16 अगस्त 1765 को। तो लिख लेना आप लोग, ठीक है। दोनों 2 संधियाँ पढ़ेंगे हम अभी के इस लेक्चर में, ठीक है। तो ध्यान देना, एक साइड लिखोगे आप लोग इलाहाबाद की प्रथम संधि, दूसरी साइड लिखोगे आप लोग इलाहाबाद की, इसको आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, कहाँ लिखना है आप लोगों को कॉपी में, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। आप वो कॉलम मत बनाना अपनी कॉपी में ना, बनाते ना एक साइड, ये वैसा नहीं, मैं उसको सिर्फ आपको पहले ये करना है फिर इसको करेंगे, बस मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को ये होती है और इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है आपकी 16 अगस्त 1765 को ये होती है, ठीक है। अब देखिए इलाहाबाद की, सबसे पहले संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब अगर हिंदी में देखिए आप लोग तो मेल होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर संधि का मतलब होता है समझौता, ठीक है। तो ये जो समझौता है ये किन किन के बीच होता है? पहली बात तो किन के बीच, पहला प्रश्न उठता है किन के बीच। तो किन के बीच की बात करें तो यहां पर 3 शख्स होंगे। एक है रॉबर्ट क्लाइव प्लस मुगल शासक और आपका बंगाल का नवाब जो बन जाता है निजामुद्दौला, ठीक है। इनके बीच क्या होती है? ये संधि होती है, ये अलायंस होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान रखनी है कि संधि किन के बीच होती है? रॉबर्ट क्लाइव मुगल शासक के बीच होती है, जो आपके कौन है मुगल शासक? शाह आलम, ठीक है, शाह आलम आपके मुगल शासक हैं, और आपके निजामुद्दौला के बीच होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरी बात अब आप लोगों को क्या ध्यान रखनी, इस संधि में होता क्या है, ठीक है। संधि का मतलब क्या होता है? मेल, ठीक, समझौता। तो समझौते में क्या होगा? कुछ बातें आप लोगों को मेरी माननी पड़ेगी और कुछ बातें मेरे को आपकी माननी पड़ेगी, ठीक है। ये है इसका मतलब। संधि कभी एक तरफा नहीं होती है, संधि हमेशा क्या होती है? द्विपक्षीय होती है या त्रिपक्षीय होती है। संधि में क्या होता है? कुछ बातें आप लोगों को मेरी माननी पड़ेगी और कुछ बातें आप मेरे को आपकी माननी पड़ेगी। तो सेम सी चीज यहां पर भी क्या होता है? कुछ बातें अंग्रेजों की कौन मानते हैं?
शाह आलम मानते हैं, और कुछ बातें जो ये तो सिर्फ यहाँ पर नामात्र का था, मतलब थोड़ा एक साक्षी टाइप का था, क्योंकि इसका जो बंगाल वाला रीजन था तो इसका भी यहाँ पर थोड़ा सा वो था ना कि बंगाल की बात हो रही थी, तो इसका थोड़ा रोल था। बाकी जो रोल है यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम का था, ठीक है, कि शाह आलम को क्या करना पड़ेगा और रॉबर्ट क्लाइव को क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले शाह आलम को क्या करना पड़ेगा। शाह आलम ने अंग्रेजों को, आपका बिहार हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, और प्लस बिहार, उड़ीसा और बंगाल, यहां की क्या कर दी, दीवानी दे दी। दीवानी मतलब राजस्व अधिकार इनको दे दिए, ठीक है। शाह आलम ने अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा, बंगाल की क्या दे दी, दीवानी दे दी। अब बदले में भाई, ठीक है, बदले में ये अंग्रेज भी तो कुछ देंगे ना, रॉबर्ट क्लाइव भी तो कुछ देगा। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या देगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। रॉबर्ट क्लाइव दो चीज देता है यहाँ पे। एक तो ये देगा राजा को 26 लाख रुपए पेंशन, ठीक है, क्या देगा, 26 लाख रुपए पेंशन देगा वार्षिक, ठीक है, यानी कि एक साल में ये क्या करेगा, राजा को 26 लाख रुपए क्या करेगा, पेंशन के रूप में अदा करेगा। दूसरी चीज ये क्या करेगा, जो रॉबर्ट क्लाइव है ये क्या करता है, अवध के नवाब, ठीक है, अवध का नवाब कौन है, शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला से ये क्या करता है, कड़ा, ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद वाले क्षेत्र किसको प्रोवाइड करवाता है, शाह आलम को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज जो है, रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर इनका, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, वो बिहार, उड़ीसा प्लस बंगाल की दीवानी के बदले, ठीक है, राजा को क्या देगा, जो शाह आलम है, मुगल शासक है, उनको 26 लाख रुपए की क्या देगा, वार्षिक पेंशन देगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र जो अवध के राजा से उन्होंने जीते हैं, वो किसको दे देगा, वो दे देगा आपका किसको, शाह आलम को। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस संधि में क्या होता है, बस इतनी चीजें होती है, और इसीलिए माना जाता है कि क्या लगता है, द्वैध, इसी को बोला जाता है द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन, क्योंकि ये रहता है आपका 1765 से लेकर 1772 तक। इसमें क्या होता है कि द्वैध शासन मतलब क्या है कि दीवानी के अधिकार, यानी कि राजस्व वसूली के अधिकार तो किनके पास रहेंगे, अंग्रेजों के पास रहेंगे, लेकिन जो शासन प्रशासन की जो प्रक्रिया रहेगी वो किसके पास रहेगी, इन जैसे नवाब हो गए, ये राजा हो गए, इनके पास रहेगी। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग बात, ठीक है, कि अभी जो आपका ये रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये बहुत ही शातिर आदमी है, ठीक है। इसने, देखिए, जरूरी नहीं होता है कि हर मसौदे जो हैं, हर मामले हैं, वो आपकी लड़ाई से ही कंप्लीट हो, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि आपको लड़ाई से उतना लाभ नहीं मिलता है जितना लाभ आपको समझौता करने से मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके शातिरता को देखना है आप लोगों ने, रॉबर्ट क्लाइव को देखना है। और जो ये इतिहास के कैरेक्टर हैं, चाहे वो कोई भी है यार, चाहे वो आपका कोई, हर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर उठा लो, महमूद गजनबी तक उठा लो, मोहम्मद गौरी तक उठा लो, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तक उठा लो, अकबर, महाराणा प्रताप, शेरशाह सूरी, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को, क्लाइव को ले लो, डुप्ले को ले लो, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इतिहास को आप एक स्टूडेंट की तरह पढ़ी, मैं हमेशा यही बोलूँगा, हिंदू और मुस्लिम करके कभी भी इतिहास को मत पढ़ना, ठीक है। अगर आप लोग हिंदू के चश्मे पहनकर इतिहास को देखोगे तो आप लोग बहुत कुछ सीखने से बच जाओगे, और अगर आप एक मुस्लिम के चश्मे पहनकर इतिहास को देखोगे तब भी आप बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए इतिहास के विद्यार्थी की तरह की जो एक जिज्ञासा होती है स्टूडेंट की, ठीक है, इतिहास को जानने के लिए, उस तरीके से आपको पढ़ना है। वो चाहे इतिहास की बात नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो
ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि रॉबर्ट क्लाइव से हम क्या सीख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतिहास मैं आपको बता दूं, इतिहास का मतलब ये नहीं कि ये डेट वेट ये तो होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई। इतिहास हमें सिखाता है कि हमें अपना वर्तमान और भविष्य किस तरीके से निर्धारित करना है, ठीक है। तो इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पर सात्विकता देखिए, युद्ध हो गया ठीक है, लेकिन युद्ध के बाद समझौता करना भी जरूरी होता है, और समझौता ऐसा कि जो अपने पक्ष में हो, ठीक है। तो युद्ध अपने पक्ष में हो तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनके पक्ष में कब होगा। भाई शाह आलम से इसको क्या फायदा हो रहा है, एक तो ये बिहार उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। ये शाह आलम जैसे भले हार गया युद्ध, लेकिन है तो भाई देश इतनी बड़ी सल्तनत का, इतने बड़े देश का ये राजा है, जनता का इसके प्रति विश्वास है, तो ये इसका एक आड़ के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। और बिहार उड़ीसा बंगाल जहां मर्जी वहां ये क्या करते हैं, खुल के व्यापार करते हैं। इस बात को ध्यान में रख के क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव, इससे क्या करता है, संधि करता है। और बदले में देखिए ये 26 लाख रुपए पेंशन देख रहे हैं ना आप लोग, ये आपको बहुत बड़ा पैसा लग रहा है और उस जमाने के हिसाब से होगा, लेकिन इसका 4 गुना 5 गुना पैसा ये लोग इन क्षेत्रों से उस टाइम पर कमा लेते थे। क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरी बात, अवध के अब देखो अवध का सुजाउद्दौला, ठीक है, अवध के सुजाउद्दौला से कड़ा इलाहाबाद ये जीत लेता है, ठीक है, जीत लेते हैं अंग्रेज। तो इस क्षेत्र को ये किसको दे देते हैं, आपको ज्यादा इस देखिए दिमाग देखिए इनका, ठीक है, कड़ा इलाहाबाद। रॉबर्ट क्लाइव की नीतियां साफ थी, ठीक है, कि बेटा कैप्चर तो कर लोगे लेकिन हजम कैसे करोगे, ठीक है। अब देखिए कहने का तात्पर्य जो है मेरा कि इसको पता था ना कि यार कड़ा इलाहाबाद मैंने जीत लिया है, ठीक है, मैंने जीत लिया, लेकिन मेरे को यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अपनी आर्मी रखूंगा, मैं ये कि क्यों मैं इतनी, क्योंकि अभी तो मेरा इतना विस्तार हुआ नहीं है, ठीक है, अभी मेरा साम्राज्य का जो विस्तार है उतना हुआ नहीं है, मैं कहाँ से इतनी सुविधाएं कितनी चीज़ें रखनी पड़ेगी, बड़ा क्षेत्र होगा, व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी उसको। उसने उसको क्या किया, शाह आलम को वापस कर दिया। तो कहने का जो तात्पर्य है साथियों कि किस तरीके से ये आदमी जो है ये बिल्कुल सात्विकता के साथ आगे बढ़ रहा था, ठीक है, और लगातार अपने जो इसका अभियान था, ठीक है, अंग्रेजों की यहाँ पर नींव डालने का, उसमें ये लगातार सफल हो रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि कड़ा और इलाहाबाद क्या कर लेता है, ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला से किसको दे देता है, शाह आलम को दे देता है। अब देखिए ये संधि हो गई, इसका निपटारा हो गया, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, द्वैत शासन रहता है। द्वैत शासन आपसे पूछता है कि द्वैत शासन कब से कब तक रहता है बंगाल में, तो 1765 से 1772 तक रहता है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए अब आप लोग आगे आइए, ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि को आप लोग देखिए। अब द्वितीय संधि का अगर हम बात करें तो द्वितीय संधि किसके बीच होती है, सबसे पहला प्रश्न ये है, तो ये होती है सुजाउद्दौला के बीच। ये सुजाउद्दौला कौन है, सुजाउद्दौला है अवध का नवाब, अवध का नवाब, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि इलाहाबाद, ये जो संधि है इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ये किसके बीच होगी, रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि होती है, तो इस संधि में क्या क्या होता है। अब देखिए इस संधि में क्या होता है, इस संधि में अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये बहुत सियाना आदमी, क्यों इसने अवध के साथ संधि की, ठीक है। अवध कहाँ पड़ता है, यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। आपका इधर रह गया बिहार उड़ीसा, आपका बंगाल, ठीक है, बिहार उड़ीसा बंगाल रह गया। अब देखिए खतरा किन से था, एक था खतरा अफगानों से, दूसरा था मराठों से। अफगान और मराठों से क्या है, किसको खतरा है, बिहार बंगाल यानी कि जहां अंग्रेज लोग रह रहे हैं इनको क्या है, खतरा है कि अफगान तो पावरफुल हैं भाई, ठीक है, और मराठे भी क्या हैं, पावरफुल हैं। अफगान और मराठा इनके लिए लकड़ी ना बने, इसलिए ये बीच में किसको रखते हैं, अवध को रखते हैं, ठीक है। अवध इनके लिए क्या करता है, एक बफर स्टेट का काम करता है, एक वाल का काम करता है, ठीक है, बोलते हैं ना बफर जोन,
मतलब संवेदनशील इलाका, ठीक है, कि मतलब जहाँ से अब इस अवध में ये क्या करेंगे, ठीक है। अब ये अब रॉबर्ट क्लाइव जो शख्स है इस अवध में क्या करता है, जितने भी इसने इस अवध के क्षेत्र जीते थे सुजाव उदौला से, उतने क्षेत्र ये उनको लौटा देता है, लेकिन सिर्फ कड़ा, ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र जो इसने किसको दिया है, जो इसने दिया है आपके किसको, शाह आलम को, उसे अपने पास रखता है। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इस संधि के तहत होता है, ठीक है। कड़ा इलाहाबाद छोड़कर सुजाव उदौला को सारे के सारे क्षेत्र क्या कर दिए जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं। इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। देखो यार, आप लोग पढ़ रहे हैं ना इतिहास आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, रम जाइए इसमें। ऐसा नहीं अगर आप फैक्ट याद करने के लिए आपको नाम ही याद नहीं हो गया, कौन आया निजामुद्दौला, कौन आया सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, उद्दौला में ही आप उलझ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल रम जाओगे इसमें तो आपको एक एक कैरेक्टर का याद होगा, ठीक है, आपको डेट भी याद रहेगी। जितनी भी डेट हैं उनको आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखना ही है, लेकिन आपको क्या करना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि यार कहाँ से 1498 से 1488 से, जब से बार्थोलोमेव 1453 से, ठीक है, सबसे पहली डेट अपनी एक वाइट पेपर लीजिए, डाल दीजिए 1453, ठीक है। उसके बाद डाल दीजिए 1488, ठीक है, सिर्फ डेट डालना 1453, 1488, फिर उसके बाद 1400 आपका 98 आ गया, ठीक है, 1600 आ गया, उसके बाद 1602 आ गया, उसके बाद 1608 आ गया, उसके बाद 1611 आ गया। अब आप इनको डेली उस पेपर को देखते रहिए यार कि आपको खुद याद आ जाएगा, हाँ 1498 में तो वास्को डी गामा भारत आया था। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 1453 में तो ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तो वो चीज़ें आप लोगों के आपने पढ़ा है, आपको खुद याद आ जाएगी, लेकिन ये एक्टिविटीज़, ये टास्क आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, कड़ा इलाहाबाद को छोड़कर अवध के नवाब, ठीक है, जो सुजाव उदौला है उसको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, सारे के सारे क्षेत्र फिर से वापस कर दिए जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए इतना हो गया, अब ये करेगा क्या, सुजाव उदौला भी करेगा। सुजाव उदौला को रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि भाई तू एक और काम करेगा। काम क्या करेगा, काम हम तेरी सुरक्षा करेंगे, ठीक है, और सुरक्षा तेरी करनी है, क्योंकि सुरक्षा ये अवध के नवाब की नहीं कर रहे हैं, इनको डर था अफगान मराठा अवध पे अटैक ना करें, और अफगान मराठों ने अवध में अपनी कंट्रोल में ले लिया तो हम तक पहुंचने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसलिए ये क्या बोलता है रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब सुजाव उदौला को कि हम भाई तेरे क्या क्या करेंगे, एक आर्मी रखेंगे, ठीक है, और उस आर्मी का खर्च कौन देगा, उस सेना का खर्चा कौन देगा, तू देगा भाई, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब खर्चा तो देगा, लेकिन खर्चा देने के साथ साथ हम पूरी जो अवध है उसमें क्या करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे, उसके बदले जितने भी दीवानी के अधिकार हैं, ठीक है, राजस्व के जितने अधिकार हैं तू हमको देगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है साथियों, किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका किससे, इन इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि से। यही चीज़ इनके बीच होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बस इतना जो भी ये आप लोगों की सामने चीज़ें हुई, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि क्या है आप लोगों के बीच कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। तो दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है जो अब आपसे मैंने आपको बताया था कि 1775 में जो ये वारेन हेस्टिंग्स है ये जो नवाबों के पद को भी समाप्त कर लेता है, और तीनों जो इसके बाद के नवाब थे, ठीक है, तीनों नवाबों के बारे में मैंने बता लिया था, जो आपके मीर जाफ़र के बाद थे, निजामुद्दौला, ठीक है, आपका सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला, ठीक है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को कल लिखा लिया था। मैं नहीं समझता हूँ कि उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने 2-3 लेक्चर नहीं देखे हैं, जितने भी 4-5, मैं समझता हूँ 4-5 लेक्चर हो चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उनको आप लोग देख लेना।
ठीक है। उसमें आप लोग किसी भी तरीके की क्या नहीं बरतना, कोताही नहीं बरतना। अब देखिए इतना ही पढ़ना था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने ला दिया है किसको, ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ मैं। हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने जो अपना सीक्वेंस है, जो अपना क्रम है, ठीक है, तो वो कहाँ तक ला दिया है, वो ला दिया है 1765 तक, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अभी हमने फ्रांसीसियों को छोड़ा है, ठीक है, फ्रांसीसियों को पढ़ना अभी हमने छोड़ना है। अब हमने फ्रांसीसियों को स्टार्ट करना है, और फ्रांसीसियों को स्टार्ट करके हमने इनके प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध इनके देखने हैं, और इनका भी यहाँ से क्या कर लेना है, निपटारा कर लेना है, इनको यहाँ से भगा देना है, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा लेते हैं। जो लोग नोट डाउन करना था, नोट डाउन बहुत छोटा छोटा लिखा होगा, दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है, समझता हूँ मैं, लेकिन समझना इस चीज़ को। अगर मैं बिल्कुल, क्योंकि आप यार सुरतलेख और नहीं बोलते डिक्टेक्शन लिखाने वाले बच्चे या सुलेख लिखाने वाले बच्चे तो हो नहीं, ठीक है। आप आए हो बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करके, बड़ी बड़ी एकेडमिक नॉलेज लेके, तो इतना तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम पक पकाया नहीं दे सकता मैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, और अब आप लिखो, अब हमने पढ़ना है यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, ठीक है।